Hello, students. Welcome to daily editorial analysis of 5th of September. Students, in today's video lecture, we will cover two articles. The first one is related to the mineral resources of Northeast India, and second one is related to Trump's tariff war. And at the end of every article, we will also look at practice questions. Okay, जो फर्स्ट आर्टिकल है इसको मैंने आज के टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर से बोरो किया है, and second is taken from the Hindu newspaper. So let's begin. See, first article is titled as Does Northeast Hold Key to India's Clean Energy Future? अब इस आर्टिकल में जो भी चीज़ें आई उनको पढ़ने से पहले ना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट आर रेयर अर्थ एलिमेंट्स. सिंपल भाषा में समझे ना तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स वो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है. कुछ 17 ऐसे केमिकल्स हैं जिनकी ना प्रॉपर्टीज सेम हैं, तो उनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहा जाता है. बट इट मस्ट बी नोटेड कि जैसे इनके नाम में रेयर अर्थ एलिमेंट आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ही रेयर हैं, ये बहुत अबेंडेंट भी हैं. बट ना ये एलिमेंट्स को रेयर इसलिए बोला जाता है बिकॉज ना ये डिस्पर्स्ड हो जाते हैं अर्थ की क्रस्ट में और फिर बहुत डिफिकल्ट होता है इनको एक्सट्रैक्ट करना. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज रेयर अर्थ एलिमेंट्स. नाउ यहाँ तक जो बातें समझ में आई मेरे को वो ये है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो होते हैं ना, दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ टेक्नोलॉजी. जो तकनीक होती है ना वो केवल रेयर अर्थ एलिमेंट से बन रही है, बस आप ये जान के रखिए. बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ टेक्नोलॉजी. आपको मोबाइल, आईफोन, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन जो इक्विपमेंट्स है, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजी, ये सब जो हैं आपके कम्युनिकेशन सिस्टम, मेडिकल डिवाइसेस, इन सब में इनका यूज़ होता है. ओके, आप ये याद रखिए. अब नाउ अब बात करते हैं इस आर्टिकल में क्या आया था. सी, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ना, वी ऑल नो दैट इट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो न्यूज़ पढ़ते हैं दैट इट इज़ मार्ड इन वॉयलेंस, समटाइम्स कन्फ्लिक्ट इरप्ट बिटवीन डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटीज़. लेकिन इस रीजन का अगर पोटेंशियल देखें ना तो हम बोल सकते हैं दैट दिस रीजन इज़ ए ट्रेजर ट्रोव ऑफ मिनरल्स. बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं यहाँ. नॉर्थ ईस्ट में होल्ड over 70 million tons of untapped minerals and rare earth elements. इतने मिलियन टन ऑफ मिनरल्स हैं यहाँ पे और रेयर अर्थ एलिमेंट्स. ये हमने समझ लिया रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या थे. सी, आप देख सकते हो कितना खजाना है. अगर इनको टैप कर लिया जाए, यूज कर लिया जाए, देन डेफिनेटली दीज मिनरल्स कैन हेल्प नॉर्थ ईस्टर्न रीजन टू बिकम द रीजनल पावर हाउस ऑफ इंडिया. इंडिया की हेल्प कर सकते हैं ये इकोनॉमिक तरीके से भी, है ना. सो इनका इंपॉर्टेंस क्या है इन मिनरल्स का? की फॉर इंडियाज क्लीन एनर्जी टारगेट्स जो हैं उनमें उनको मीट करने में हमारी हेल्प करेंगे. दिस कैन हेल्प इंडिया टू बिल्ड अ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग. इससे आप बोल सकते हो कि एक ऐसा अवसर है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन के पास दैट इट कैन बिकम ए रीजनल इकोनॉमिक पावर हाउस. सी, दिस इज द की वर्ड, रीजनल इकोनॉमिक पावर हाउस. ये आप आंसर में ड्रॉप करेंगे ही करेंगे जब आपसे पूछा जाएगा कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का जो मिनरल्स हैं या उस रीजन का पोटेंशियल है उस पर बात करो. ओके, ये आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का मैप देखिए. आसाम में कितने रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, मेघालय में भी हैं. मणिपुर इज़ रिच इन निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम. नागालैंड इज़ वेरी मच रिच इन लाइमस्टोन. अरुणाचल में आपके ग्रेफाइट एंड वैंडियम हैं. ओके, नाउ इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिक्स. अब आगे पढ़ने से पहले जियोपॉलिटिक्स क्या होती है? सी, जियोपॉलिटिक्स सिंपली मीन्स इम्पैक्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑन पॉलिटिक्स एज वेल एज इंटरनेशनल रिलेशंस. तो अब देखते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स और मिनरल्स हैं इनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है. 5 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अरुणाचल, आसाम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, रिच इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ग्रेफाइट, वैंडियम, लिथियम, कोबाल्ट, निकल. ये हमने ऊपर डायग्राम में भी देख लिया. एंड आपको अगर GS1 में ज्योग्राफी में अगर क्वेश्चन आ जाए इस रीजन के इकोनॉमिक रिसोर्सेज को लेके तो आप एक रफ डायग्राम बना के ऐसे मैप बना के आएंगे तो आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा. अब ये मिनरल्स क्रिटिकल हैं फॉर बैटरीज,
लिथियम यूज़ होता है बैटरीज में भी, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भी, एंड एविएशन अलॉयज में भी। आपके एरोप्लेन या मिसाइल जो भी बनाते हो ना, उसमें भी यूज़ होता है ये। नाउ इन मिनरल्स का यूज़ क्या है? दे हैव स्ट्रेटेजिक वैल्यू। स्ट्रेटेजिक वैल्यू यानी ये डिप्लोमेटिक एज वेल एज मिलिट्रिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इंडिया चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। अपने रेयर अर्थ एलिमेंट्स चाइना से, जापान से हम इंपोर्ट करते हैं। ओके, अगर हम इस रीजन के इन रिसोर्सेज को अगर टैप कर लें, यू कैन सी इंडिया का कितना 4x रिजर्व बच जाएगा। इट विल रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंसी ऑन चाइना। चाइना आज एक तरीके से ना डोमिनेट करता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई को, लेकिन अगर चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी रिड्यूस हो जाती है, हमारी इस रीजन के पोटेंशियल को हम अगर हार्नेस कर लें, तो इंडिया का 4x रिजर्व बचेगा। एज वेल एज इट विल ऑल्सो गिव इंडिया ए स्ट्रेटेजिक लेवरेज, स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी। इंडिया की क्लीन एनर्जी की जो गोल्स हैं ग्लोबल लेवल पे, उनको मीट कर पाएगा इंडिया। स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी आएगी, इंडिया की डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपको इतना पैसा नहीं देना पड़ेगा, आपके डॉलर्स बचेंगे। नाउ कमिंग ऑन टू द अरुणाचल्स रिच रिजर्व। अरुणाचल का पोटेंशियल देखें तो इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ ग्रेफाइट एंड वेंडियम। ग्रेफाइट और वेंडियम है यहाँ पे। वेंडियम क्या है? इट स्ट्रेंथन्स स्टील एंड अलॉयज यूज्ड इन एरोस्पेस एंड डिफेंस। ये एक ऐसा रेयर अर्थ एलिमेंट है जिसका यूज ना डिफेंस में और एरोस्पेस में होता है। आप याद रखिए, ये स्टील और अलॉयज को मतलब मजबूती प्रदान करता है। लिथियम रिच ब्लैक सेल इन नागालैंड एंड आसाम, पोटेंशियल फॉर बैटरी इंडस्ट्री। इंडिया की जो बैटरी इंडस्ट्री है उसको कहाँ से फ़ायदा हो सकता है? जो नागालैंड और आसाम में जो ये लिथियम रिच ब्लैक सेल रिसोर्सेज ये हैं ना, यहाँ से। तो आप ये थोड़ा फैक्चुअल ज़्यादा है, आपको रटना होगा ये सब कुछ, है ना। ज्योग्राफी में 15 नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो, या इंटरव्यू में पूछ लें कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप ऐसे बता सकते हो दैट अरुणाचल इज रिच इन वेंडियम, ग्रेफाइट, आसाम, नागालैंड आर रिच इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स, लिथियम रिच ब्लैक सेल। ओके, तो इंडिया की बैटरी इंडस्ट्री जो है उसको ये मतलब उसके डेवलपमेंट में मदद कर सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, रेयर अर्थ एलिमेंट रिचेज एंड बॉक्साइट सरप्राइजेज। आसाम का जो कार्बी ओंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पे 23 मिलियन टन्स ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। मेघालय में 56 मिलियन टन्स ऑफ यूरेनियम बियरिंग मिनरल्स। यूरेनियम तो आपका न्यूक्लियर डिवाइसेस में भी यूज होता है, तो अगर आप यूरेनियम यहाँ से यूज़ कर लें तो आपकी डिपेंडेंसी घट जाएगी अदर कंट्रीज़ पे। जो वेस्ट जैंतिया और खासी हिल्स हैं ना, वहाँ पे भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। ये सब अगर इंडिया इनको एक्सट्रैक्ट कर लेता है, देन इंडिया के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी, विंड टर्बीन्स डेवलप होंगे, और विंड टर्बीन्स और ये सब डेवलप होगा तो ये किस में मदद करेगा? हमारी क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नागालैंड। नागालैंड इज़ वेरी मच रिच इन कोबाल्ट एंड निकल। कोबाल्ट और निकल बहुत ज़्यादा है। मोन एंड वोखा डिस्ट्रिक्ट्स रिच इन कोबाल्ट एंड निकल, फाउंड इन राइस इकोसिस्टम इन लेटराइज्ड अल्ट्रामेफिक रॉक्स। बस ये आप याद रख लीजिए, बस इतना भी लिख देंगे ना आप, आपका आंसर में काम चल जाएगा। वेराज जो कोबाल्ट और निकल है ना, जहाँ पे नागालैंड में राइस ज़्यादा हो रहा है ना, उधर भी मिल जाता है ये कोबाल्ट और निकल। सेम इट कैन बी यूज्ड इन एरोस्पेस, हाई परफॉर्मेंस, इट कैन बी यूज्ड फॉर हाई परफॉर्मेंस एंड बैटरी इंडस्ट्री। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है हर स्टेट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का। इट कुड रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडेंस एंड मेक नागालैंड एंड इंडस्ट्रियल हब। आपका नागालैंड इंडस्ट्रियल हब बन सकता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, डेवलप होगा, आत्मनिर्भर भारत का गोल रियलाइज होगा, जो इंसर्जेंसी है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में वो कम होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ओके, इन सब चीज़ों से आप लिंक कर सकते हो, यहाँ से पॉइंट उठा के आप सिक्योरिटी से लिंक कर सकते हो। नाउ अब इतने हमारे पास रिसोर्सेज तो हैं, बट व्हाट आर द चैलेंजेस इन हार्नेसिंग दिस पोटेंशियल? फर्स्ट इज डिफिकल्ट टेरेन। इन रीजन का जो टेरेन है ना, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। यहाँ पे जो ईस्टर्न हिमालयाज हैं, दे आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, तो एक्सट्रैक्शन करने में मुश्किल है। अब जब डिफिकल्ट टेरेन है तो इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स कैसे ले जाया जाए वहाँ पे? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वीक है, वहाँ पे इंफ्रा और लॉजिस्टिक्स अवेलेबिलिटी इतनी नहीं है। देन इन्वायरमेंटल सेंसिटिविटी, सस्टेनेबल माइनिंग अप्रोच नीडिड।
अगर आपको माइनिंग करनी है, इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना है, देन उसको आपको इको फ्रेंडली मैनर में करना पड़ेगा, बिकॉज एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही क्रिटिकल है ना। लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज मस्ट बी एंगेज्ड टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट। ये तो सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट है। आप देखते होंगे ट्राइब्स लोग अपनी लैंड दे देंगे आपको? नहीं देंगे, उनके कल्चर का पार्ट है लैंड। ओके, तो जब आप ट्राइबल कम्युनिटीज़ का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा अगर आप इन मिनरल्स को यूज़ करते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो, तो ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है। आई वॉन्ट दैट ये पॉइंट, तो जब भी चैलेंजेस की बात हो ना नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के रिसोर्सेज को लेके, तो ये तो आप सबसे पहले लिखें अपने आंसर में। सेकंड पे फिर ये लिख दें डिफिकल्ट टेरेन। ओके, ट्राइबल कम्युनिटी इज अनविलिंग टू शेयर देयर रिसोर्सेज, डिफिकल्ट चैलेंज एंड इंफ्रा एंड लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स, फिर इन्वायरमेंटल इशू है। अब लॉन्ग टर्म पोटेंशियल हमने पूरे आर्टिकल में देख ही लिया। इंपोर्ट रिड्यूस होगा, डोमेस्टिक कैपेसिटी बूस्ट होगी, एंड इट विल गिव इंडिया ए जियो इकोनॉमिक लेवरेज। भारत को एक आर्थिक रूप से फायदा होगा, स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी होगी, तो डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ मिलेगी, इंडिया नेगोशिएट करेगा, हमारी फॉरेन पॉलिसी और फ्लेक्सिबल होगी, इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट्स मैक्सिमाइज कर सकेगा। ये सारी बातें हमने इस आर्टिकल से सीखी। ओके, और मैंने ऊपर आर्टिकल में जिक्र किया था दैट वेंडियम और लिथियम यहाँ पे हैं अपने अरुणाचल में। सो आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा इस पीडीएफ में जो मेरे ग्रुप पे अवेलेबल है। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कि वेंडियम का और लिथियम का क्या यूज है। ओके, बट नाउ इट्स टाइम टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, डज नॉर्थ ईस्ट होल्ड द की टू इट्स क्लीन एनर्जी फ्यूचर? डज इंडियाज नॉर्थ ईस्ट होल्ड द की टू इट्स क्लीन एनर्जी फ्यूचर? भारत का जो उत्तर पूर्व राज्य हैं, क्या वो क्या वो भारत का जो क्लीन एनर्जी फ्यूचर का हमारा सपना है उसको फुलफिल कर सकते हैं? डिस्कस द अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद मिनरल एक्सप्लोरेशन इन द रीजन। क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या चैलेंजेस हैं इस रीजन में? तो देखिए, आंसर कैसे लिखना है आपको, सिंपल। स्टूडेंट्स को ना चीज़ें पढ़ लेते हैं, बट व्हेन दे सिट फॉर राइटिंग, व्हेन दे ट्राई टू अटेम्प्ट ए क्वेश्चन, उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है। कैसे? यार मैंने पढ़ा था बट दिक्कत हो रही है। पहले आप इतने को देखिए कि नॉर्थ ईस्ट रीजन, आप सिंपल लिखेंगे दैट नॉर्थ ईस्ट, देखिए हम प्रैक्टिस करते हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया इज treasure trove of minerals, and these minerals could catapult northeast region into an इकोनॉमिक पावर हाउस। बस इतना आपका इंट्रो हो जाएगा कि इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ना ट्रेजर ट्रोव है, मिनरल्स का खजाना है, और ये ही मिनरल्स को अगर यूज किया जाए तो ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को क्या करेंगे, कैटापोल्ट यानी लॉन्च कर देंगे, वहां की इकोनॉमिक पावर हाउस बना देंगे उसको। ओके, तो यहां तक जो इंट्रोडक्शन आपको इस क्वेश्चन का लिखना था ना, वो ऐसे लिखना था। अब आप बात कर देंगे कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की। अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे हेडिंग बना के, जैसे हमने देखा है ना कि आसाम में, नॉर्थ ईस्टर्न आसाम जो है वहाँ पे रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। फिर आप बता देंगे आसाम के कार्बी ओंगलोंग और वो जो भी डिस्ट्रिक्ट थे। फिर आप मेघालय, फिर नागालैंड, फिर अरुणाचल, वेंडियम लिथियम जो मिलता है, ये सारे बता के साथ लिखते जाएंगे कि बैटरी इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इंडस्ट्री, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, ये सारे इंडिया के जो गोल्स हैं फुलफिल हो जाएंगे। ये सारी आप अपॉर्चुनिटी बता देंगे, एज वेल एज ऊपर मैंने जो आपको सिखाया ना कि एक रफ मैच हल्का सा अगर आप बनाना सीख लें तो आप क्या है, ऐसे पिन पॉइंट कर देना ये लोकेशंस। आप फिर इससे क्या होगा कि जो यहाँ तक जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ तक इतना लिख के आपके क्वेश्चन की डिमांड आप फुलफिल करेंगे। फिर चैलेंजेस एज वी डिस्कस्ड इन द लास्ट, कि चैलेंजेस क्या हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज आर रेलुक्टेंट टू पार्ट अवे विद देयर लैंड एंड विद देयर रिसोर्सेज, उनको अपनी ज़मीनें छोड़नी पड़ेंगी। दे वर्शिप देयर माउंटेन्स एंड ऑल दीज थिंग्स।
तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। देन डिफिकल्ट टेरेन, है ना, क्लाइमेट कैसा है उसकी वजह से। देन यू हैव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिकल इश्यूज। ओके, फिर एक कंक्लूजन बना देंगे कैसे कि सभी स्टेक होल्डर्स को एक साथ लेके आया जाए। तो डेफिनेटली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन सकता है एंड इंडस्ट्रियल हब बन सकता है। तो दिस इज हाउ यू स्ट्रक्चर है आंसर। इसको अटेम्प्ट करना, इस पूरे आर्टिकल को याद करके ना अटेम्प्ट करना जरूर। सो नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड आर्टिकल। ये आर्टिकल ना आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आया। इट इज ट्रम्प्स टैरिफ वॉर एज अपॉर्चुनिटी फॉर द ग्लोबल साउथ। ट्रम्प का जो ये टैरिफ वॉर है ना, वी ऑल नो दैट प्रोटेक्शनिज्म और टैरिफ वॉरफेयर तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के फेवरेट टूल्स हैं इन रिसेंट डिकेड। तो क्या ये कोई एक अपॉर्चुनिटी भी है ग्लोबल साउथ के लिए? यस, बट आर्टिकल को पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए ग्लोबल साउथ क्या है। सी, ग्लोबल साउथ वो कंट्रीज हैं या ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, मोस्टली इसके अंदर डेवलपिंग कंट्रीज आते हैं जो अभी पूरे तरीके से डेवलप्ड नहीं है, जिन कंट्रीज में पॉवर्टी, इनइक्वालिटी ज़्यादा है। और इन कंट्रीज का अगर आप पास्ट पे नज़र डालें ना, देन यू विल फाइंड दैट दीज कंट्रीज रिमेन्ड कॉलोनीज ऑफ फॉर्मर कॉलोनियल पावर्स। कोई इनमें से स्पेन का गुलाम था, किसी के ऊपर ब्रिटेन का कब्जा था, सम वॉज अनेक्स्ड बाय फ्रांस, कुछ इस तरीके से, किसी के ऊपर पोर्चुगीज ने वो पोर्चुगीज ने राज किया। तो ये ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं। आप सिंपली शब्दों में समझे तो कि जहां आज पॉवर्टी ज़्यादा है, इनइक्वालिटी ज़्यादा है ना, माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है, और मेन पॉइंट आपको बताया दे हैव कॉलोनियल लेगेसी। नाउ ट्रंप का जो टैरिफ वॉर है, दो डिसरप्टिव टू द लिबरल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। सी, दिस इज द की वर्ड, लिबरल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। GS2 में या SA में डाल सकते हो आप। और हर बार इन एवरी ईयर इट हैज बीन सीन कि एक ऐसे आ ही जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस के डोमेन से। तो ट्रंप का जो टैरिफ वॉर है ना, इसने लिबरल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को क्या कर दिया है, डिसरप्ट कर दिया है पूरे तरीके से। बट इसने एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है इंडिया को एज वेल एज ग्लोबल साउथ के कंट्रीज को कि वो रिकैलिब्रेट करें अपने इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल पॉलिसीज। वो रिड्यूस करें ओवर डिपेंडेंस, वेस्ट के ऊपर आप इतने डिपेंड ही मत हो, खुद का पोटेंशियल पहचानो और रीसेप करो ग्लोबल गवर्नेंस को एक इक्विटेबल मैनर में, है ना, सो दैट नो कंट्री फील लेफ्ट बिहाइंड। तो ये आप बात ध्यान रखेंगे। यहां से ये याद रखिए, आपको आंसर में ड्रॉप करना है कि ट्रंप का टैरिफ वॉर लिबरल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को डिसरप्ट कर रहा है, बट ये स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है इंडिया और ग्लोबल साउथ कंट्रीज के लिए कि वो एक अम्ब्रेला के अंडर आए। नाउ अब देखते हैं, रिसेंटली वी ऑल नो दैट ट्रंप हैज स्लैप्ड डिफरेंट कंट्रीज विद वेरी हाई टैरिफ्स। टैरिफ वॉर चल रहा है, नियरली 30 कंट्रीज के ऊपर इंपोज किए हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने। ये देखिए, प्रोटेक्शनिज्म यही है कि टैरिफ आप अपने कंट्री में अलाउ नहीं कर रहे हैं दूसरे कंट्री की गुड्स आना। सो व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट? इरोजन ऑफ लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर एंड राइज ऑफ यूनिलैटरलिज्म। ये देखिए, एक और कीवर्ड मिल गया, राइज ऑफ यूनिलैटरलिज्म। चैलेंजेस टू लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर और राइज ऑफ यूनिलैटरलिज्म। यानी यूनिलैटरलिज्म मीन्स एक सिंगल कंट्री बस सारे डिसीजन ले रहा है, सिंगल कंट्री अपने हिसाब से मन मर्जी कर रहा है। यूनिलैटरलिज्म, सिंगल पार्टी। मल्टीलैटरलिज्म होना चाहिए ना कि मल्टीपल कंट्रीज की सुनवाई होनी चाहिए, कैसे क्या चीज़ें ऑपरेट होंगी ग्लोबल लेवल पे। बट नो, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इज हेल बेंट अपॉन सप्रेसिंग मल्टीलैटरल स्पिरिट। नाउ ट्रंप के मोटिवेशन, ऐसा ट्रंप को मतलब क्या है कि उसने ये एक्शंस लिए? वाई ट्रंप रिसोर्ट टू सच हार्श मेजर्स? फर्स्ट इज डोमेस्टिक पॉलिटिकल पॉपुलिज्म केटरिंग टू मेजोरिटी एंजाइटीज। जब ट्रंप अपनी पॉलिटिकल कैंपेन कर रहे थे ना, तो उन्होंने लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं क्या करूंगा, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लोगों से प्रॉमिस किया। तो उसे अब वो प्रॉमिस पूरी करनी पड़ रही है। लोग इंडिया की चीज़ें क्यों खरीदेंगे, अपने कंट्री की खरीदेंगे। वहाँ पे ऐसे ऐसे प्रचार किए उसने। दिस इज व्हाट गिव्स राइज टू जीनोफोबिक टेंडेंसीज ऑल्सो। इससे हुआ क्या है, रिवर्सल ऑफ ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट्स।
एक और कीवर्ड मिला है, फ्रेस है ये पूरा, रिवर्सल ऑफ ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट्स। यूएसए में जॉब लॉसेस थे, क्या बोलता है ट्रंप कि इंडियंस जो आ रहे हैं ना वो यहाँ आके जॉब लेते हैं, वेयर एज द नेटिव सिटीजन्स, नेटिव्स लूज देयर जॉब। वेल्थ इनइक्वालिटी है यूएस में, एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं, इसलिए ये टैरिफ लगाए गए हैं। एंड these tariffs have also resulted into suppression of free movement of labor and capital, institutions and international solidarity खत्म हुई है। एंड दिस स्ट्रेटेजी इज ड्रीवन बाय जीनोफोबिक, रेसिस्ट एंड सेंट्रीफ्यूगल पॉलिटिक्स। ये सारे टर्म्स आप अपने एसे में ड्रॉप कर दें तो आप खुद सोचिए कितना अच्छा एसे लगेगा जब एग्जामिनर पढ़ रहा है दैट जीनोफोबिक, रेसिस्ट, सेंट्रीफ्यूगल पॉलिटिक्स। ये सारा इन सारी बातों का मतलब क्या है कि डिविजिव पॉलिटिक्स, पोलराइजेशन कर रहा है ट्रंप, डिविजिव पॉलिटिक्स एंड पोलराइजेशन हो रहा है, ध्रुवीकरण जिसे आप बोलते हैं ना, लोगों को बांट रहा है, भड़का रहा है। जीनोफोबिक यानी अपने जो लोग दूसरे कंट्री में जाते हैं तो जाते हुए जिनको डर लगता है, फियर ऑफ फॉरेनर्स, तो जीनोफोबिक टेंडेंसी बढ़ गई है, रेसिस्ट टेंडेंसी बढ़ गई है वहाँ पे, रेसिस्ट इन द सेंस ब्लैक एंड वाइट्स के बीच में डिफरेंसेस। सेंट्रीफ्यूगल पॉलिटिक्स मीन्स पोलराइजेशन। तो सोचिए आप ये सब अपने ऐसे में ड्रॉप करेंगे तो कितना अच्छा होगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, दीज कॉम्पेल्ड डोनाल्ड ट्रंप टू इम्पोज टैरिफ्स ऑन अदर कंट्रीज। नाउ इम्प्लीकेशंस क्या हैं इसके लिए? एज वी सो कि मल्टीलैटरलिज्म की स्पिरिट पूरी की पूरी सप्रेस हो चुकी है। लिबरल फोर्सेस जो हैं दे हैव बिकम दे हैव बीन सप्रेस्ड। रूल बेस्ड ऑर्डर आपका पूरा इरोड हो चुका है प्रोटेक्शनिज्म आते ही। एंड जो आपके WTO से धमकी देता है यूएसए की, यूएसए WTO से विड्रॉ कर जाएगा, तो what does it bode? It does not augur well for the future of इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोस्पेरिटी। ये मैनकाइंड के लिए अच्छा नहीं है ये सब स्टेप्स, ग्लोबल ऑर्डर के लिए मतलब ये एक बहुत ही बहुत ही बुरी खबर है ऐसा। इट पुट्स प्रेशर ऑन चाइना, ट्रेड डेफिसिट, ग्लोबल सप्लाई चेन्स। अब चाइना के ऊपर प्रेशर किया है। वी ऑल नो दैट यूएस एंड चाइना आज की तारीख में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, है ना। अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो चाइना ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में 35% कंट्रीब्यूट करता है, वेयर एज यूएसए 12%। तो यूएसए को ना ये बहुत ही मतलब एंजाइटी देता है, बहुत ही चिंता देता है कि कहीं चाइना हमसे आगे ना निकल जाए। ऑलरेडी चाइना के साथ यूएस के ट्रेड डेफिसिट हैं, एज वेल एज हमने देखा है चाइना कैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स एज वेल एज अदर ग्लोबल सप्लाई चेन्स जो हैं उनको कंट्रोल करता है। तो यूएस का एक स्ट्रेटेजिक अटेम्प्ट है ये चाइना के साथ वो एडवांटेज ले। एंड ये इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? पुशेड स्मॉलर इकोनॉमीज टू डाइवर्सिफाई मार्केट्स एंड अलायंसेस। अब क्या है, जब ट्रंप और यूएसए ने स्मॉलर इकोनॉमीज के ऊपर जब ये इतने हार्श मेजर्स लिए हैं तो वो क्या होगा, वो कंट्रीज अब दे विल कम अंडर वन अम्ब्रेला। तो ऐसे चैलेंजेस के सामने ये जो सारे चैलेंजेस हैं ये इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। वो क्या है? दैट इंडिया रेजिस्ट करे प्रोटेक्शनिज्म को एंड इंडिया रेज करे India should project itself that India is a standard bearer of multilateralism and open trade। हमें ये दिखाना होगा कि हम तो मल्टीलैटरलिज्म की स्पिरिट में विश्वास करते हैं, ओके। एंड इंडिया ये क्या, अगर इंडिया ऐसा करता है तो इट विल हेल्प इंडिया टू एक्ट एज अ काउंटर वेट टू चाइना इन राइज। देख रहे हो आप स्ट्रेटेजिक ज्योमेट्री कैसे प्ले करती है कि अगर इंडिया इन चीज़ों को सपोर्ट करेगा ना, इस टाइम पे ग्लोबल साउथ में इंडिया को ही लीडर देखा जाता है चाइना से भी पहले। तो अगर ग्लोबल साउथ का इंडिया लीडर बन के उभरता है, इंडिया इन चीज़ों को सपोर्ट करता है, ओपन ट्रेड को और इनको, तो इंडिया चाइना को काउंटर कर सकेगा एट इंटरनेशनल फोरम। एक ये अपॉर्चुनिटी है इंडिया को। सो इसीलिए यहाँ लिखा है दैट इट प्रोवाइड्स इंडिया ए जियोपॉलिटिकल स्पेस। जो यूएस चाइना की टेंशन्स है ना, उससे इंडिया को जियोपॉलिटिकल एडवांटेज मिला है ये थोड़ा। किसको काउंटर करने के लिए? चाइना को काउंटर करने के लिए, एज वेल एज टू एमर्ज एज ए लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। नाउ इंडिया नीड टू स्ट्रेटेजिकली अलाइन विद ग्लोबल साउथ टू पुश फॉर इक्विटेबल ट्रेड एंड पॉलिटिकल आर्किटेक्चर। अब मैंने आपको बताया था ना, ग्लोबल साउथ कंट्रीज सफर फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, दे हैव
लो पर कैपिटा इनकम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, पॉवर्टी है। तो अगर इंडिया अब उन कंट्रीज के साथ आ जाता है इन सच डिफिकल्ट टाइम्स, इन टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक टर्मोइल, तो और इंडिया ये बात करता है कि अब हम इक्विटेबल ट्रेड करेंगे, इक्विटेबल ट्रेड में बिलीव करेंगे, और एक पॉलिटिकल आर्किटेक्चर प्रिपेयर कर लेता है, तो डेफिनेटली इंडिया क्या कर पाएगा, विल एबल टू गेन स्ट्रेटेजिक लेवरेज एट इंटरनेशनल फोरम्स। इंडिया का जो डिप्लोमेटिक एक्टिविज्म है ना, इट मस्ट बी रिकैलिब्रेटेड टूवर्ड्स प्रैग्मेटिक नॉन अलाइनमेंट। अब बात की हुई है कि जब इंडिया ग्लोबल साउथ के कंट्रीज को एक साथ लेके आ जाए ना, तो अदर कंट्रीज को या वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं उनको ये मैसेज नहीं जाना चाहिए दैट इंडिया इज डिस्टेंसिंग अवे इटसेल्फ फ्रॉम वेस्टर्न पावर्स। ये मैसेज नहीं जाना चाहिए। इंडिया को एक डिप्लोमेटिक प्रैग्मेटिज्म दिखाना होगा कि इंडिया क्या है, एक ऐसा स्टेट है जो सबके साथ है ना, अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए। तो इंडिया को ये करना होगा। बट क्या ये आसान है इतना करना? आपने बोल दिया दैट ग्लोबल साउथ के लीडर बन जाओ, बट इट्स नॉट अ कप ऑफ टी टू बिकम ए लीडर। इतना आसान थोड़ी है। इंडिया को कुछ अपने चैलेंजेस एड्रेस करने होंगे। मैन्युफैक्चरिंग वीकनेस है इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग वीकनेस है। कैसे? अभी देखिए, मैंने आपको ना अ कपल ऑफ डेज अगो एक आर्टिकल पढ़ाया था जिसमें मैंने मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के बारे में बात की थी, 3 कंट्रीज़ की, चाइना, इंडिया, यूएस। चाइना की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पूरी दुनिया में 35% चाइना के पास है, यूएसए की 12% और इंडिया की 3%। तो यू आर सेइंग दैट इंडिया को ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहिए, बट जिस कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इतनी है, तो वो कैसे ग्लोबल सप्लाई चेन का दादा बन सकता है? ग्लोबल सप्लाई चेन को कैसे कंट्रोल करेगा वो? तो जब वो ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर उसका मतलब उसके पास एडवांटेज ही नहीं होगा, तो कैसे लीडर बनेगा ग्लोबल साउथ का? तो पहले आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी। इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट इज एट ए अनप्रेसिडेंटेड लेवल। आपका डेमोग्राफिक डिजास्टर बन गया है, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है ना, वो इंडिया के अंदर आ ही नहीं रही है। बिकॉज इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, दैट इज कंजम्पशन ड्रीवन। लोग क्या कर रहे हैं? पीपल बिलीव इन बोरो एंड स्पेंड साइकिल। बैंक से आपने बोरो कर लिया, खर्च कर दिया, इससे क्या हो रहा है? बैंक के एनपीए बढ़ रहे हैं, व्हेन यू फेल टू रीपे योर लोन्स एंड ईएमआईज, ये सब हो रहा है। तो इंडिया को इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना होगा। देन इंडिया का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रा है, फिर हमारी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो कम है विस अदर कंट्रीज। तो ये भी चैलेंज है इंडिया का कि कैसे बने ग्लोबल साउथ के फिर हम लीडर, कैसे इन चैलेंजेस को एड्रेस करें। डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स, ऑयल एंड टेक। फिर इंडिया की जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है ना, दैट इज़ वेरी इंडिया इज़ हैविली डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज फॉर टेक एंड ऑयल। तो जब इंडिया ही खुद डिपेंडेंट है, मैन्युफैक्चरिंग कम है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो हाउ कैन यू से दैट इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को, ट्रंप ने जो अपॉर्चुनिटी दी है, इसको यूटिलाइज करे? कर सकता है, बट बाय एड्रेसिंग ऑल दीज प्रॉब्लम्स। एंड इंडिया इज ऑल्सो वल्नरेबल टू ग्लोबल फाइनेंशियल वोल्टेलिटी। ग्लोबल लेवल पे जो हो जाता है ना, इंडिया की इकोनॉमी इज इट इज़ प्रोन टू एक्सटर्नल इकोनॉमिक शॉक्स। आपकी अर्थव्यवस्था पे भी उसका असर पड़ता है। ट्रंप ने टैरिफ लगाए, इम्पैक्ट होगा ना। इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे जब टैरिफ लगा दिए हैं, तो इंडियन गुड्स दे विल बिकम एक्सपेंसिव। तो उनको कोई क्यों खरीदेगा? आपकी मैन्युफैक्चरिंग और कम हो जाएगी, इंडस्ट्री फिर क्यों प्रोड्यूस करेंगी? तो ये वल्नरेबिलिटी को एड्रेस करना होगा। बट किया कैसे जाए? आप अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करिए, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज लगाइए, उनको ना इंसेंटिव्स दीजिए, अलग से बजट बनाइए, जिससे उनको दे कैन बी अलग से बजट बनाओगे तो दोज इंडस्ट्रीज कैन बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सटर्नल शॉक्स। आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास का करना होगा। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज भी बननी चाहिए। अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आना चाहिए आपके कंट्री में, जैसा यहाँ पे था ना इंडिया में कि स्टेगनेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बूस्ट होगा
तो डेफिनेटली इंडिया एक इकोनॉमिक पावर हाउस बनेगा एंड ग्लोबल साउथ का लीडर बनेगा। स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी, स्ट्रेंथन टाइज विद यूएस, रसिया, ईयू, एशियान विदाउट ओवर डिपेंडेंस। इंडिया को स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी मेंटेन करनी होगी, यानी इंडिया को डिसीजन जो लेने अपने फॉरेन पॉलिसी के तहत वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं, बट दे शुड बी अ रिजल्ट ऑफ प्रैग्मेटिक अप्रोच। आप यूएस ने टैरिफ लगा दिए, बट इंडिया नीड नॉट टू गिव ए नी जर्क रिएक्शन। आप अच्छे से उनके साथ नेगोशिएट करिए। रसिया वी नो इंडिया का ट्रस्ट वर्दी पार्टनर है। ईयू के साथ एफटीए नेगोशिएशन करिए आप। एशियान के जो मार्केट्स हैं इनको एक्सेस करिए, है ना। अगर आप एक न्यू इकोनॉमिक डील साइन करते हैं ग्लोबल साउथ कंट्रीज के साथ, तो डेफिनेटली इंडिया इनका लीडर बनेगा एज वेल एज इक्विटेबल ग्रोथ होगी। एंड एक चीज़ जो इंडिया क्या कर सकता है वो है रीडिज़ाइन ग्लोबल गवर्नेंस, पुश रिफॉर्म्स इन WTO, IMF, UN इंस्टीट्यूशंस टू रिफ्लेक्ट मल्टीपोलर रियलिटीज़। अगर इंडिया आज ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस जो है ना, दे आर फेसिंग मल्टीपल क्राइसिस। UN का कोई रेलेवेंस है? इजराइल गाजा वॉर है, ईरान इजराइल लड़ रहे हैं, कोई वॉर एंड ही नहीं हो रहा है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे कू हो जाते हैं, UN डज नॉट इंटरफेयर। WTO से UN विड्रॉ कर रहा है। IMF बेल आउट पैकेजेस टू टेरर स्पॉन्सरिंग कंट्रीज सच एज पाकिस्तान। सो अगर इंडिया रीडिज़ाइन करने में मदद करे इन ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस की, तो डेफिनेटली इंडिया विल एमर्ज एज ए लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। सो स्टूडेंट्स, इस आर्टिकल से, पूरे आर्टिकल से हमने क्या सीखा कि जो एक्सटर्नल शॉक्स जो है ना, इंडियन इकोनॉमी इज वुल्नरेबल टू दैम। अब इंडिया के सामने चैलेंजेस तो थे, बट अपॉर्चुनिटी क्या थी? एक्सटर्नल इकोनॉमिक चैलेंजेस के कारण, या मल्टीलैटरलिज्म की स्पिरिट जो इट इज़ फेसिंग अ डिक्लाइन। तो इंडिया के पास चैलेंजेस है कि इन सब चैलेंजेस के साथ इंडिया ग्लोबल साउथ के कंट्रीज़ का लीडर बने। बट वो बनेगा कैसे? ये सारे चीज़ों पे काम करके। ओके, नाउ वी विल सी a question. The disruption caused by protectionist policies in global trade, such as the US tariff wars, presents both challenges and opportunities for India. Discuss India's options to leverage these disruptions in reshaping the global economic order. अब ये जो है ना, क्वेश्चन सिंपल है कि दुनिया में आज टैरिफ वॉरफेयर, प्रोटेक्शनिज्म ये सब चल रहा है, तो इंडिया के सामने चुनौतियां भी हैं एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। तो इंडिया के क्या पॉलिसी ऑप्शंस हैं कि इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी को रीसेप करे? देखिए, ऐसे क्वेश्चन में आपको सिंपल इंट्रो रखना है दैट वर्ल्ड इकोनॉमी इज इन सेम्बल्स ड्यू टू protectionist measures and India is no exception to it। ऐसे लिखा आपने कि विश्व की अर्थव्यवस्था ना हाल ही में चरमरा गई है और भारत भी इससे बचा नहीं है। फिर आप लिखेंगे थोड़ा नीचे आके, दिस प्रेजेंट्स बोथ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, ऐसे करके, एंड अपॉर्चुनिटीज हैंड राइटिंग में केवल आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। दिस प्रेजेंट्स बोथ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन इकोनॉमी। अब आप चैलेंजेस की बात कर देंगे, हेडिंग में, पॉइंट्स में लिखना होता है ना आंसर। चैलेंजेस, भाई चैलेंजेस हमने क्या देखे? एक ऑलरेडी ही इंडियन इकोनॉमी इज वल्नरेबल टू एक्सटर्नल शॉक्स। और चैलेंजेस हमारे क्या हैं इंडिया की इकोनॉमी में कि हमारा जब टैरिफ वॉर होगे तो एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो जाएंगे। जब प्रोटेक्शनिज्म और ये सब है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। जब इकोनॉमिक वॉरफेयर चल रहा है तो आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिजास्टर बन गया है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स आर स्काई रॉकेटिंग। ये चुनौतियां हैं भारत के सामने, है ना। ये चैलेंजेस आपने 4-5 बताए। उसके बाद आप अपॉर्चुनिटी क्या बताओगे कि इंडिया के पास
आज भी काफ़ी यूथ है, वुमेन जो है उनका पोटेंशियल अंडर यूटिलाइज्ड है। जैसे आप अपॉर्चुनिटी में क्या बताएंगे कि इंडिया के सामने अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी कि इंडिया इस मूवमेंट को अपनी स्ट्रेंथ में बदले और ग्लोबल साउथ का लीडर बने। वो कैसे बनेगा? इंडिया अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ा के, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको सही तरीके से यूटिलाइज करके, आपकी फीमेल वर्कफोर्स रेट, जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है उसको इंक्रीज करिए आप, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट इशू को एड्रेस करिए। जब आप ऐसा करेंगे, आप बजटरी सपोर्ट दीजिए आपके उन सेक्टर्स को विच आर वेरी क्रिटिकल और वल्नरेबल टू एक्सटर्नल इकोनॉमिक शॉक्स, तो आप ऐसे अपॉर्चुनिटी बता देंगे। और अपॉर्चुनिटी क्या है कि इंडिया ग्लोबल साउथ के कंट्रीज़ के साथ ना, इंडिया कैन कम अंडर वन अम्ब्रेला, एक छतरी के नीचे आके क्या करेगा, इंडिया उनके साथ एग्रीमेंट्स कर सकता है कि अब WTO, UN और ये सब दीज ऑल इंस्टीट्यूशंस आर फेसिंग बैकलैश, ठीक है ना, ड्यू टू यूनिलैटरल एक्शंस ऑफ कंट्रीज लाइक USA। तो इंडिया अगर फॉर्मल ग्रुपिंग्स बना लेता है तो इंडिया क्या है, डेफिनेटली एक ग्लोबल साउथ का लीडर बन के उभरेगा। और फिर आप एक बढ़िया सा कंक्लूजन बना के लिख देंगे दैट प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स और टैरिफ वॉरफेयर्स आर अनडिजायरेबल, ठीक है ना। अगर रूल बेस्ड ऑर्डर और लिबरल इंटरनेशनल रिजीम को सर्वाइव करना है, या लिबरल इंटरनेशनल रिजीम को सर्वाइव करना है, तो क्या है, फ्री ट्रेड जरूरी है। ऐसे आप बता सकते हैं। बस कीवर्ड आप कंक्लूजन में क्या लिख देंगे कि टैरिफ वॉरफेयर्स जो है ना, ये रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर के लिए बढ़िया नहीं है, लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए अच्छे नहीं है, इसलिए टैरिफ वॉर्स को अवॉइड करो। ऐसा कुछ बना के आप लिख देंगे। देखिए, मैंने आपको केवल एक स्ट्रक्चर सा दिया है, आपको खुद प्रैक्टिस करनी है कि आप कितना कुछ कर पाते हैं। सो स्टूडेंट्स, हियर वीडियो कम्स टू एन एंड। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए गुड डे।